जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं इसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का मॉडल पेपर 8। इससे पहले 7 मॉडल पेपर आपके हो चुके हैं और इससे पहले प्रैक्टिस सेट भी हमने आपको लगभग 10 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के दे दिए। उसके बाद मॉडल पेपर दिया। अब आपका ये 8वां मॉडल पेपर है। इसके साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी मॉडल पेपर चैनल पर अवेलेबल हैं, जाकर आप देख सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का मॉडल पेपर 8। यहाँ से बेटा शुरू होता है आपको मॉडल पेपर 8। पहला भाग जो है ये कंटेंट का यानी कक्षा 3, 4, 5 की जो ईवीएस होती है उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, तो 1 से लेकर के 15 तक, 1 से लेकर 15 तक हम कंटेंट पर क्वेश्चन लेंगे और 16 से लेकर 30 तक हम पैडागोजी पर क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कंटेंट का कि बरगद के पेड़ की लटकती हुई जड़ों के विषय में सही कथन चुनिए। तो बरगद के पेड़ के बारे में आपने पढ़ा होगा और हमने पढ़ाया भी था, आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प है, कह रहे ये जड़ें नहीं होती हैं बल्कि ये टहनियाँ होती हैं। ऑप्शन बी कह रहे ये भोजन का भंडारण करती हैं। ऑप्शन सी कह रहे ये जड़ें जमीन के भीतर गहराई तक जाती हैं जैसे अन्य पेड़ों की जड़ें। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि ये जड़ें खंभे की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर क्या सही विकल्प हो जाएगा? जल्दी जल्दी आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नीचे जरूर कमेंट करना, यानी पहले का जो ABCD जो भी हो तो आप कम से कम इतना शॉर्ट में लिख दीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें बेटा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी जड़ें जो है पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं, यानी बरगद की टहनियाँ, बरगद की लटकती हुई संरचनाएं वास्तव में उनकी जड़ें होती हैं जो टहनियों से निकलती हैं और जमीन तक पहुंचकर पेड़ों को खंभों की तरह से अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन डी पर सही विकल्प लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए राज्य में टैपिकोआ और नारियल का उपयोग भोजन में बहुत अधिक और लोग इसे अपने घर में आंगन में उगाते हैं। तो देखिए टैपिकोआ और नारियल का उपयोग किस राज्य में होता है और जो टैपिकोआ अपने आंगन में कहाँ पर उगाते हैं? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी असम, सी गोवा, डी केरल। तो बेटा सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा इसमें? केरल। केरल राज्य में जो टैपिकोआ को लोग जमीन मतलब अपने आंगन में, घर के आंगन में उगाते हैं और इसको खाते भी हैं। और नारियल पेड़ जो है, नारियल के पेड़ भी लगाते हैं और नारियल का सेवन भी अधिक करते हैं, यानी केरल के लोग अपने घर में, घर के आंगन में नारियल का पेड़ और टाइपिकोवा जिसको कसावा कहा जाता है इसको उगाते हैं। इसका उपयोग अपने दैनिक भोजन यानी विशेषकर करी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे पक्षियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पक्षियों की आंखों के बारे में कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन ए, कह रहा है कि पक्षियों की आंखें उनके सिर के सामने होती हैं जैसे मनुष्य की तरह, मनुष्य की। ये ऑप्शन बी कह रहा है पक्षी की एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो आंखें हैं सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि पक्षियों की पुतली घूम सकती है इसलिए वे बिना गर्दन घुमाए देख सकते हैं। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है सभी पक्षी रात में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या कहा है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यह मनुष्य के समान नहीं होती है। ठीक है, यह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते रात में। ये इनकी आँखें पुतलियाँ जो हैं ये घूम नहीं सकती हैं, ये घूम नहीं सकती, स्थिर होती हैं और यह चीज़ों को देखने के लिए मतलब अपनी गर्दन को लगातार घुमाया करते हैं। ठीक है, तो ये 3 विकल्प सही हुए। ऑप्शन सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक ही समय में 2 अलग-अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित ये कर सकती हैं क्योंकि इनकी आँखें सर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, और इनकी आँख की पुतलियाँ स्थिर होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपको सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का संबंध भारत की आज़ादी से पहले की एक घटना से है जो 1930 में हुई। यह यात्रा किस चीज़ से संबंधित थी? ठीक है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए विकल्प पहले देखते हैं। गांधी जी कपड़े पहनते थे, जो गांधी जी के खादी कपड़े थे उससे संबंधित थे क्या? खादी कपड़ों से संबंधित थी ये दांडी यात्रा। या फिर ऑप्शन बी करें नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध से, या फिर विदेशी सामानों के बहिष्कार से, या फिर छुआछूत के उन्मूलन से। तो देखिए बेटा, जो 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक पर भारी टैक्स और नमक बनाने का एकाधिकार के विरोध पर
साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा तक, यानी कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा तक कई मीलों की दूरी तय करके इस सत्याग्रह को जो चलाया था और दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाया और इस कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप भारत के मानचित्र पर गुजरात से तमिलनाडु की यात्रा रेलगाड़ी से करते हैं तो आपकी यात्रा की मुख्य दिशा क्या होगी और आप भारत के किस तट के समांतर चलेंगे? देखिए, एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछ लिया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में इसने क्या किया, दो चीज़ें पूछा। देखिए, थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ऐसा कुछ होता है भारत, तो कह रहा है कि गुजरात कहाँ पे, गुजरात यहाँ पे होता है ना, तो कह रहा है गुजरात से तमिलनाडु, गुजरात से तमिलनाडु लगभग यहाँ पर, तमिलनाडु लगभग ये वाले क्षेत्र जो है तमिलनाडु। कह रहा है किस क्षेत्र में जाएंगे आप और जो किस तट का समांतर चलेंगे, तो इस तट का क्या नाम है आपको ये बताना है। मतलब इधर से आप इधर के लिए जाएंगे ना, तो किधर से किधर के लिए जाएंगे और तट किसके समांतर चलेंगे ये बताना है आपको। तो क्या उत्तर पूर्व में जाएंगे पूर्वी तट पर, या दक्षिण की ओर जाएंगे पश्चिमी तट पर, या फिर पूर्वी ओर से पश्चिमी तट, या फिर दक्षिण की ओर पूर्वी तट के समांतर चलेंगे। तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है, बी है। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हैं और इधर के लिए जा रहे हैं तो लगभग दक्षिण ही तो होगा विकल्प के आधार पे, तो लगभग दक्षिण में जा रहे हैं आप। ठीक है, और पश्चिमी तट के समांतर चलेंगे, यानी जो ये तट है ये पश्चिमी तट है समांतर। ठीक है, इसके समांतर चल रहे हैं ना आप, तो दक्षिणी और पश्चिमी तट के समांतर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य ने ब्रॉन्ज के विषय में उसके उपयोग के गोलकोंडा किले की मिलित तोपों ने किया था, मिलित तोपों में किया गया था, सही कथन चुनना है आपको। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कांसा एक तत्व है जो तांबा और जस्ता से बनता है, या फिर कांसा तांबा और टिन से बन की मिश्र धातु है, एलॉय है, या फिर कांसा तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, या फिर कांसा एल्युमिनियम और तांबा की मिश्र धातु है। तो देखिए बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि जो कांसा होता है ये तांबा और टिन का मिश्रण होता है। हमने आपको सीधा बताया था कांसा को आप टीटी याद रखिएगा, कांसा को याद रखना है टीटी, टी से आपका हो जाएगा और सॉरी एक मिनट, जो कांसा होता है यह तांबा, तांबा और टिन। ठीक है, तांबा एक से टी से तांबा, टी से टिन। ठीक है, तो कांसा जो होता है किसका मिश्रण होता है, कॉपर और टिन, यानी कि तांबा और टिन का मिश्रण होता है, एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, करा दिए गए जानवरों की एक विशेषता चुनिए जो मगरमच्छ, सांप, छिपकली और कछुए इन सभी के समान रूप में पाई जाती है। तो देखिए बेटा इसमें समान रूप से कौन सा विकल्प हो, ये जहरीले होते हैं। तो क्या जहरीले होते हैं ये सभी? तो सभी जहरीले नहीं होते। मगरमच्छ, सांप, छिपकली, कछुआ ये सभी जहरीले नहीं होते। जहरीले क्या होता है बेटा, आपका सिर्फ और सिर्फ कुछ सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। तो ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है ये सभी पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये सही हो जाएगा? तो नहीं, जो आपका देखिए मगरमच्छ वाले जो है जमीन वो सॉरी पानी में रह लेता हो, कुछ सांप भी पानी में रह लेते हैं, कछुए भी पानी में रह लेते हैं, लेकिन जो छिपकली होती है क्या ये पानी में रहती है? आपने देखा है? नहीं, ये आपके घर में रहती है। ठीक है, आपके कमरों में रहती है, तो ये पानी में नहीं रहती है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी आपका कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी भी आपका कटेगा। नेक्स्ट है, ये सभी अंडे देते हैं और ये अंडा जोते हैं। तो हाँ बिल्कुल, आपका ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो आपका चाहे मगरमच्छ हो, चाहे सांप हो, चाहे छिपकली हो, चाहे कछुआ हो, सभी सारी हैं और सभी जो है ये अंडे देते हैं। ऑप्शन जो है डी कह रहा है कि इन सभी के शरीर पर बाल होते हैं, तो शरीर पर बाल नहीं होते। कछुए के शरीर पर बाल कहाँ पे होता है? छिपकली के बाल आपने देखे नहीं है, सांप के बाल आपने देखे नहीं, मगरमच्छ के बाल आप देखे नहीं, तो इनके बाल नहीं होते। ठीक है, ये इनका सभी का विकल्प एक है कि इनके जो है कान बाहरी रूप से दिखते नहीं है, सिर्फ छिद्र होता है और ये सभी अंडा जो है, ठीक है, यानी कि अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर ने एक मरीज को जिसके हीमोग्लोबिन की कमी यानी एनीमिया है खाने के लिए कुछ चीज़ें बताई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर द्वारा सुझाया गया होगा? यानी कि देखिए एनीमिया जो होती है, जो खून की कमी हो जाती है, ठीक है, जो खून की कमी होती है उसमें कौन सा सुझाव दिया गया होगा डॉक्टर के द्वारा? क्या आंवला और चीनी, या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ आंवला, या फिर अंडा, दूध, नींबू, या फिर दालें, आलू, टमाटर? तो देखिए जो डॉक्टर ने सुझाव दिया होगा वो दिया होगा हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और आंवला। ठीक है, जैसे पालक होती है हरी पत्तेदार सब्जी में, जैसे पालक हो गई, इसमें भी आयरन भरपूर होता है, यानी जो एनीमिया के लिए यह सहायक होता है, हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। गुड़ का वही काम है और वही आंवला का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लद्दाख के घरों की एक विशेषता क्या है? जहाँ लोग कड़ाके के ठंड में रहते हैं, तो क्या बांस के खंभे पर बने होते हैं? क्या ये सही जवाब है? या फिर ये बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ इनमें होती हैं, फिर निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती और इसका उपयोग जानवरों के लिए और सामान रखने के लिए करते हैं, या फिर ये छतें जो है ढलुआ होती हैं ताकि बर्फ फिसल सके। तो कहा है कि इसमें कि कौन सा विकल्प सही है? देख, नीचे तो नहीं कुछ दिया, हाँ नीचे कुछ नहीं, यहीं यहीं से आपको विकल्प पहचानना है। तो देखिए, इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये खंभे पर, तो खंभे पर असम में बनता है, ना कि लद्दाख में बनता है। इनमें खिड़कियाँ बेटा बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। जो आपको लद्दाख में घर बनते हैं इसमें खिड़कियाँ बड़ी बड़ी नहीं होती, बल्कि आपका ऑप्शन सी सही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जो दो मंजिला घर बनाते हैं तो नीचे की मंजिल में खिड़की रखते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनको वो जानवर रखते हैं अपने, और जो सामान होता है वो सामान को स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, और वो जो है सेकंड फ्लोर जो होता है, ठीक है, उस पर खुद रहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो क्या क्या कह रहा है कि एक साथ नहीं रहता है? क्या ततैया है, चींटी है, दीमक है, या फिर मकड़ी है? तो बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ततैया, चींटी और दीमक सामाजिक कीट हैं और कॉर्नियल समूह में रहते हैं, जहाँ काम बटा हुआ होता है, जबकि मकड़ी जो होते हैं यानी कि स्पाइडर आमतौर पर अकेली रहती है और अपना जाला बनाती रहती है। तो आपने जब भी देखा होगा बेटा, मकड़ी को अकेले ही देखा होगा, एक जाले में दो मकड़ियों को आपने कभी शायद नहीं देखा हो, ठीक है। बाकी आपका जो कीट हो गया, मधुमक्खी हो गई, ततैया हो गई, चींटी, दीमक, ये सभी देख तो ग्रुप में रहते हैं। इनके सबके अपने ग्रुप होते हैं जिसमें सभी का काम बटा हुआ होता है। एक रानी मधुमक्खी, चींटी, दीमक होती, उसमें एक रानी होती है जो अंडे देने का काम करती है, बाकी बहुत से काम करने वाले होते हैं। सैनिक की रानी की जो सेवा करने के लिए काम भी बटे होते हैं, और जो उनके बिल होते हैं, छेद होते हैं, छत्ते होते हैं, उनकी रखवाली करने के लिए भी काम पर ये लगाते हैं। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी था, दी मकड़ी, इसमें अकेली रहती है। नेक्स्ट है, एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम की झाड़ियाँ खा सकता है? तो बात आई बेटा हाथी से संबंधित। क्या 200 किलोग्राम झाड़ियाँ खाएगा, पत्तियाँ खाएगा? तो क्या ये फिर 100 किलो, या फिर 50, या फिर 300 किलोग्राम? तो देखिए यहाँ पर बेटा सही हो जाएगा, जो एक वयस्क हाथी होगा वो लगभग 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम से अधिक झाड़ी और पत्ती खा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो झाड़ी, ये हाथियों का जो समूह होता है, इसमें सबसे वृद्ध हाथी जो हथनी होगी, फीमेल हाथी, वो झुंड का नेतृत्व करती है, झुंड की नेता होती है। और उसमें जो सिर्फ महिला हाथी और लगभग 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे रहेंगे, और 15 वर्ष के बाद हाथी जो होता है, मेल हाथी, वो ग्रुप को छोड़ करके एकांत में जीवन व्यतीत करता है, और इनको पानी में खेलना पसंद आता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनको गर्मी से राहत मिलती है, और ये जो इनके कान होते हैं, इनको पंखे की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इनका जो हाथी का बच्चा होगा लगभग 2 से 2.5 महीने का, वो लगभग से लगभग 2.5 कुंटल का उसका वजन होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममीड़ी त्रांडा भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है जिसे हम आम पापड़ कहते हैं? तो आम पापड़ देखिए, चाहे आपका इस नाम से पूछे, ममीडी, तांडरा, या फिर आपसे पूछे कि आम पापड़, तो ये किस राज्य में बनता है? क्या महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये जहाँ पर जो ममड़ी तांडरे जो होते हैं, जिसे आम पापड़ भी कहा जाता है, पके हुए आम के गूदे से, जो पका हुआ गूजा होता है जिससे जूस बनाते हैं आप, उससे बनाया जाता है, और एक पारंपरिक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है जो मुख्य रूप से कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है आपका मृत सागर, यानी कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर, इसे पानी में तैरना आसान है क्योंकि, देखिए जो मृत सागर है आपका, यह दुनिया का इकलौता ऐसा सागर है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो 1 किलोग्राम या 1 लीटर पानी में, ठीक है, 300 ग्राम नमक मिलता है आपको 1 लीटर पानी में, या 1 किलोग्राम पानी में, ठीक है। तो यहाँ की लवणता बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डूबता नहीं है। तो ये कह रहा है कि इसमें तैरना बहुत आसान है क्योंकि, तो क्या ये बहुत साफ़ सुथरा है इसलिए? तो नहीं, बहुत साफ़ सुथरा इसलिए नहीं, इसमें बहुत अधिक नमक घुला है जिससे पानी का घनत्व बढ़ जाता है। तो बिल्कुल इसमें हमने आपको बताया डेंसिटी, यानी कि लवणता इतनी ज़्यादा है और नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इसमें जो है आदमी डूबता नहीं है, ठीक है, आदमी आराम से तैरा करता है। ये कह रहा है कि बहुत उथला सागर, तो नहीं, ये इसमें लहरें नहीं उठती, तो ये गलत है, आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी की पुस्तक में बताया गया है। तो एनसीईआरटी की पुस्तक में कितने प्रकार के बताए हैं? क्या 2 प्रकार के, 4 प्रकार, 10 प्रकार के, फिर अनगिनत प्रकार के? तो केवल 4 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। नाग, अफाई और 2 और हैं, 4 प्रकार के टोटल ये बताए गए हैं, ठीक है। 4 प्रकार के एनसीईआरटी में बताए गए हैं, कौन कौन से? नाग हो गया, करायत हो गया, दुबैया हो गया और अफाई हो गए। तो टोटल 4 प्रकार के आपको जहरीले सांप बताए जाते हैं। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जार मंडल यानी कि ग्रेगर मंडल द्वारा वैज्ञानिक अपने प्रयोग में किस पौधे पर किए गए आनुवंशिकता के प्रसिद्ध नींव रखी थी? तो क्या गुलाब के पौधे पर, मटर, गेहूं और चमेली? बेहद आसान सवाल है, आप अच्छा 9 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। इसका जवाब जल्दी से जल्दी दें। तो ये बेटा सही जवाब हो जाएगा फिर से मटर के पौधे पर, ठीक है। ग्रेगर जॉन मंडल जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, ऑस्ट्रेलिया के भिक्षु और वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मंडल ने मठ के बगीचे में मटर यानी कि पी के पौधे पर कई वर्षों तक प्रयोग किया और आनुवंशिकता के नियम दिए, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रेगर जॉन मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ शुरू होता है बेटा आपका शिक्षण शास्त्र यानी कि ईवीएस की पेडागोजी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी से संबंधित कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसी यानी कि एनसीएफ जो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण में निम्नलिखित में से किसी पर कम जोर देता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर क्या कहा है कि कम जोर देता है, किस पर कम जोर देता है? तो क्या बच्चों के अनुभव और स्कूली ज्ञान पर कम जोर देता है, या फिर करके सीखने पर, या फिर तकनीकी शब्दावलियों और परिभाषाओं को याद कराने पर, या फिर ऑप्शन डी ये पर्यावरण के प्रति सरोकार और संवेदनशील बनाने के लिए विकसित करने पर? तो देखिए जो बात आई यहाँ पर सबसे कम जोर देने पर, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव में पूछ रहा है कि निगेटिव में पूछ रहा है? यहाँ पर पूछा है निगेटिव वे में, तो जो गलत होगा आपका वही यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यानी कि बाहर जो तकनीकी और शब्दावली परिभाषाओं को याद कराने में, ठीक है। इस पर जो है एक टीचर, एक अध्यापक जो होगा एनसीएफ 2005 के अनुसार सबसे कम जोर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक में बीजों के अनुकरण का प्रत्यक्ष पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी होगी? तो क्या श्यामपट्ट पर अनुकरण का चित्र बनाना, या फिर अनुकृत बीजों की तस्वीर दिखाना, या फिर बच्चों को बीज बोने के लिए कहना और अनुकृत होने पर विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए कहना, या फिर पाठ्यपुस्तक से पाठ को जोर जोर से पढ़ने के लिए कहना? तो देखिए बेटा, अनुकरण का चित्र बनाने से बच्चे समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है। बीजों की तस्वीर दिखाओगे तो वो भी नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। लेकिन ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों को बीज बोने के लिए कहना और उनके अनुकरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन और रिकॉर्ड करने के लिए कहना। तो यानी कि बच्चा जब खुद किसी काम को करेगा, ठीक है, खुद किसी काम को करेगा और बीज को बोएगा और देखेगा, उसका अवलोकन करेगा कि बीज कितने दिन में निकला, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुए और किन किन चरणों में वो जो है पौधा बड़ा हो रहा है, उसका अवलोकन करेगा, रिकॉर्ड करेगा, तो बच्चा बीज के बारे में ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में एकीकृत उपागम का अर्थ है कि क्या उपागम है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग पढ़ाया जाए, या फिर ऑप्शन जो है बी कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण के समझ विज्ञान के सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के अंतर संबंधों के माध्यम से समग्र रूप से दी जाए, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है बेटा केवल विज्ञान विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाए, फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि एक ही शिक्षक सभी विषय पढ़ाएं। तो देखिए एक ही शिक्षक सभी विषय नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा नहीं होता कि सभी सभी सब्जेक्ट एक ही अध्याय पर पढ़ा दें। अगला है केवल विज्ञान विषय पर ध्यान ध्यान केंद्रित करना, तो यह केवल आपका गलत हो जाएगा। अलग अलग करके पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है आपका ऑप्शन बी बच्चों को पर्यावरण की समझ विज्ञान के सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के अंतर संबंध के माध्यम से एकाग्र रूप से या समग्र रूप से दी जाए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की कक्षा में चर्चा यानी डिस्कशन पद्धति का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, तो क्या यह कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए मदद करता है, या फिर यह बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने, दूसरे की बात सुनने और विभिन्न दृष्टिकोण को समझने का अवसर देता है, या फिर यह शिक्षक को आराम करने का समय देता है, इससे पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त हो जाता है? तो ये नहीं, देखिए पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त नहीं होगा, शिक्षक को आराम करने के लिए नहीं होता, शांति बनाने के लिए नहीं होता। जो डिस्कशन होता है बेटा यह जो ग्रुपों में होता है तो यह अपने विचार व्यक्त करने के लिए और दूसरे की बात सुनने और विभिन्न दृष्टिकोण को समझने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। यह देखिए अवसर भी मिलकर जो कि आपका पॉजिटिव टाइप वर्ड से, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक
बच्चों से अपने आसपास के जानवरों का अवलोकन करने के लिए उन्हें पालतू और जंगली जानवरों में वर्गीकृत करने के लिए कहता है। यह गतिविधि किस प्रक्रिया कौशल का विकास करती है? तो किस प्रक्रिया का कौशल का विकास करेगी? मापन का प्रयोग करना, या फिर वर्गीकरण करना, या फिर आपका परिकल्पना बनाना। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ आपका जाएगा वर्गीकरण करना, यानी कि सभी चीज़ों को अलग अलग करना। जो पालतू जानवर हैं, जंगली जानवर, दोनों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ईवीएस में पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पोर्टफोलियो में क्या नहीं होना चाहिए? तो पोर्टफोलियो में पूछ रहा है क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की क्या नहीं होना चाहिए। क्या ये ड्राइंग और कलाकृतियाँ, बच्चे के द्वारा ड्राइंग और कलाकृतियाँ, आकृतियाँ, या फिर बच्चे का स्वमूल्यांकन शीट, या फिर बच्चे के कार्य के नमूने यानी कि वर्कशीट, या फिर केवल बच्चे के रटने की क्षमता की जांच टेस्ट अंक। तो देखिए इसमें कहा है कि क्या नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो देखिए पोर्टफोलियो में बेटा यह केवल बच्चों के रटने की क्षमता की जांच करने वाले टेस्ट के अंक नहीं होने चाहिए। ठीक है, पोर्टफोलियो बच्चों के समग्र विकास और प्रगति का एक संग्रह होता है, जिसमें वर्कशीट, प्रोजेक्ट, स्वमूल्यांकन आदि शामिल होता है। इसमें केवल रटने की क्षमता वाले टेस्ट के अंक शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह बच्चे की वास्तविक क्षमता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक समवयसी कक्षा में जहां विभिन्न क्षमताओं वाले एक ही बच्चे एक साथ एवीएस शिक्षक को क्या चाहिए? ठीक है, तो क्या सभी प्रकार के शिक्षकों मानक शिक्षण। तो जहाँ पर बेटा मानक चीज़ें आ जाए, मानक आपको नहीं लेके चलना है। मानक हमेशा निगेटिव टाइप वर्ड है, ये क्या होगा? ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। ये कह रहा है कि धीमी गति के बच्चों को अनदेखा करना चाहिए। तो किसी भी बच्चे को आप अनदेखा नहीं करेंगे, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे पिछड़ा हुआ बालक हो, चाहे आपका दिव्यांग बालक हो। किसी भी बच्चे को ना ही आप अलग करेंगे। ठीक है, ना ही आपको बाहर उसको बैठाना है, ना ही अनदेखा करना है, ना ही पढ़ाने से मना करना है। ऑप्शन सी कह रहा है विविध शिक्षण रणनीति और सहायता यानी सामग्री यानी टीएलएम का उपयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो हाँ, ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो समय से कक्षा होती है बेटा, उसमें जो है अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, तो विविध शिक्षण रणनीतियों को अपनाना चाहिए और सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो सकें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। करें कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में दी गई कहानियाँ और कविताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम को रंगीन और आकर्षक बनाना, या फिर ऑप्शन बी मनोरंजन करना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है तर्क अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भ प्रदान करना है। देखिए यहाँ पर जो सही जवाब जाएगा बेटा क्या जाएगा? अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भ प्रदान करना और बच्चों के कल्पनाशील व सृजनशीलता का विकास करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है? तो खुले अंत वाला बेटा प्रश्न होता है जिसके एक से अधिक जवाब हो, यानी कि आउट ऑफ यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, या आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि ये जिसके अधिक से अधिक आंसर निकले। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों से उसके सभी बच्चे अलग अलग क्वेश्चन। तो कह रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? तो रटा रटाए है, गलत हो जाएगा। ये ओपन एंडेड नहीं, क्लोज एंडेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पहला वाला। ऑप्शन बी कह रहा है सभी पौधों के उस भाग का नाम बताइए जो जमीन के नीचे होते हैं। तो ये जड़ होता है, ये कनेक्टेड रटाई चीज़ है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है यदि आपके शहर में एक हफ्ते तक पेट्रोल और डीजल न मिले तो क्या होगा? तो ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सृजनात्मकता को जन्म देगा। अब प्रत्येक बच्चे से पूछेंगे तो प्रत्येक बच्चा अपना दिमाग का प्रयोग करेगा, सोचेगा, थिंक और सोचने की उसकी क्षमता डेवलप होगी, और अपना अलग अलग जवाब हर एक बच्चा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समुदाय संसाधन का उपयोग, जैसे किसी किसान को कक्षा में बुलाने क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा? ठीक है, जैसे ईवीएस की कक्षा है, सामुदायिक संसाधन का उपयोग किया जाए और जैसे किसी किसान को कक्षा में बुलाया जाए, तो यह क्यों महत्वपूर्ण होगा? ठीक है, तो क्योंकि स्कूल के पर्याप्त शिक्षक नहीं, इसलिए तो नहीं बेटा। स्कूल के पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी उसको बुलाया जाएगा क्यों? क्योंकि किताबी ज्ञान की बाहरी दुनिया के वास्तविक अनुभव को जोड़ने में मदद करेगा। एक कोई भी किसान आएगा तो अपनी बात को बताएगा, अपनी जैसे खेती करता है किसानी के बारे में बातें करेगा। तो जो किताब में आपने पढ़ा उसको वास्तविकता के द्वारा में बताएगा, तो अनुभव आपके साथ जुड़ेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्या संवेदनशील बनाना है, तो केवल पर्यावरणीय मुद्दे नहीं, केवल सामाजिक मुद्दे नहीं,
इसमें प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के प्रति आप संवेदनशील बनाना होता है विशेष स्तर का प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निर्णयात्मक आकलन के लिए सीखने का आकलन का मुख्य उद्देश्य या मुख्य बिंदु क्या होता है? तो क्या सत्र के अंत में उपस्थित का मापन करना? तो नहीं। बच्चों को एबीसी ग्रेड देना? नहीं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति और सीखने के में आने वाली कठिनाइयों का पहचान करना ताकि सुधार कर सके। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जोर किस पर होना चाहिए? तो शिक्षा का जोर किस पर होना चाहिए? केवल परीक्षा पास करने पर? तो नहीं। केवल साक्षरता पर? तो नहीं। केवल रटकने? तो नहीं। अनुभव, शिक्षा और खेल पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो एनईपी 2020 है ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खेल विधि से अनुभव शिक्षा देने का काम करती है, इस पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवीएस कक्षा में क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करते समय शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? सॉरी, तो क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे केवल मस्ती करें? तो मस्ती करना केवल नहीं होता है। ठीक है, भ्रमण बहुत दूर पर हो, जगह हो तो नहीं। भ्रमण कोई खर्च ना हो तो ऐसा भी नहीं कि जाओ भ्रमण पर ले जाओगे, खर्च होगा ही होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भ्रमण एक स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य हो और सक्रिय रूप से अवलोकन और नोट टेकिंग करें, यानी कि जहाँ पर आप जाएं वहाँ की चीज़ों के बारे में बच्चों को बताएं करके और नोट करने के लिए कहें, यानी नोट सबके हाथ में डायरी रखें, डायरी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए कि जो जिस चीज़ के बारे में देख रहे हैं उसके बीच उसका अवलोकन करें, उसके बारे में जानकारी एकत्र करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं जैसे चांद हमारे साथ चलता है को कैसे संबोधित करेंगे? देखिए जब आप चांद बचपन में रहे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं तो ध्यान देते हैं तो चांद की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जहाँ तक हम जा रहे हैं चांद हमारे साथ साथ चल रहा है। तो ये अवधारणाएं होती हैं, तो इसको कैसे संबोधित करना है? क्या उन्हें तुरंत बता देंगे कि वो गलत है? तो क्या वो सही हो जाएगा कि गलत बता दोगे तो मान लेंगे बच्चे? नहीं, ये ऐसा नहीं मानेंगे, उनकी बातों पर हंसेंगे तो हंसना भी नहीं है। ऑप्शन सी है कि उनके विचारों का सम्मान करेंगे, ऐसे अनुभव प्रयोग प्रदान करेंगे कि उनकी सोच को चुनौती दें और वैज्ञानिक समझ को विकसित करने में मदद करें। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बेटा 30 क्वेश्चन आपके ईवीएस के। अब आप ये बताएं प्रत्येक प्रश्न के आपने कितने सही उत्तर दिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने सजेशन इस वीडियो के बारे में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।